अब यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आप सबने इस बात को तो सुना होगा कि अगर आपने सिलेबस और अगर आपने पीवाईक्यू इनको एनालिसिस कर लिया, इनको अच्छे से आपने समझ लिया, तो सक्सेस काफ़ी ईज़ी हो जाती है और वही लोग इस कॉम्पिटिशन में आगे रहते हैं। ठीक है, बात मान ली, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। लेकिन मुझे ये बताओ, हर कोई बताता तो है कि कहता तो है, चाहे टॉपर्स हों, चाहे सभी फैकल्टीज़ हों, हर कोई कहता है कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करें। कैसे करें? इसका जवाब कहाँ है? कई बार स्पेशली हमारे हिंदी मीडियम में ये समस्या बहुत बड़े स्तर पर हो जाती है। जब हम सिर्फ़ कहने वाली बातें कहते हैं कि यार पीवाईक्यूज़ हैं, इनका एनालिसिस करो, समझो, पर जो एक बिगिनर बच्चा है या फिर मल्टीपल टाइम मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जो मल्टीपल टाइम जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी पीवाईक्यू को एग्ज़ैक्टली वहाँ पर कैसे परफ़ॉर्म करना है, कैसे एनालिसिस करना है, उनको कन्फ्यूज़न तक रहता है। तो हमारे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के जो हमारे सभी अभ्यर्थी हैं, सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिसर्च करके कि एनालिसिस करना है ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो एनालिसिस करना कैसे है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा और वो भी प्रॉपर रियल वे में स्टेप बाय स्टेप जितनी भी सारी चीज़ें होंगी क्वेश्चंस के साथ में, पीवाईक्यूज़ के साथ में कि भई आ जाओ एनालिसिस ऐसे करना है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी के बारे में। अनअकैडमी का ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 17 जनवरी 2026 को ये होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 9:30 बजे से 2:30 बजे तक ये टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको ऑल इंडिया के लेवल पर रैंक मिलेगा, पोस्ट टेस्ट आपको एनालिसिस मिलेगा, फ्री मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे और साथ ही साथ ये हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। और इस टेस्ट को बनाया गया है अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 24,999 में आप अपने जो प्लस कोर्सेज हैं उनको परचेज कर सकते हैं, जिसमें जीए, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी की सारी चीज़ें आप अवेल करते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेज लाइव हो चुके हैं। शुभ 50 कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी के पेड और जितने भी यूट्यूब सेशंस हैं उनमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी मूलभूत बातें हैं, एक ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिनमें एक जो गैप है, गैप बहुत बड़ा है, तो मुझे लगा कि इसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए और जिसमें मैं खुद आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस को जिस तरह से समझना है, वो काम मैंने आपके लिए किया सो दैट आपके लिए जो जर्नी है, जर्नी आसान हो जाए। उस पूरे मुद्दे पर पहुँचने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। यूपीएससी ने अपना जो सिलेबस बताया है, उस सिलेबस में उसने जिसने जिन चीज़ों का मेंशन किया है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में उसने बताया है। एक बार को अगर आप जो मेंस का सिलेबस है अगर इसको देखोगे तो थोड़ा-सा वाइडर जो एंगल्स हैं इसके वो आपको देखने को मिल जाएँगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स का सिलेबस तो ये बहुत ही शॉर्ट में है। और ये भी नहीं है इसमें फिक्स कि भई ये जो सिलेबस बता दिया क्वेश्चन इन्हीं में से आना है। तो ऐसी समस्या जब पैदा होती है, तो ऐसे टाइम पर और ऐसी समस्या को देखते हुए जो पीवाईक्यू हैं, वो पीवाईक्यू गेम चेंजिंग हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। तो इन्हीं पीवाईक्यू को समझने की कोशिश करेंगे। अब पीवाईक्यू का एनालिसिस मैं आपको एक-एक से बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, डेफ़िनिटली बताऊँगा। लेकिन हाँ, उससे भी पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन का करके बताऊँगा, अल्टीमेटली तो आप ही को करना है, राइट? मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूँगा कि भई आपको कैसे करना है सभी क्वेश्चन्स का जो एनालिसिस की बात हम करते हैं, पीवाईक्यूज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले ज़्यादातर जो एस्पिरेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या तैयारी में सबसे पहले मैं पीवाईक्यू से ही शुरुआत करूं, यानी कि पहली बार मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा हूं या फिर मान लो भी मेरा स्टार्टिंग का बिगिनिंग का फेज है, क्या मैं पहले दिन ही जो पीवाईक्यू है उन पीवाईक्यू को खोल के बैठ जाऊं? द आंसर इज डेफिनेटली नो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप पीवाईक्यू खोल के बैठ गए, तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको। कहाँ से क्या पूछ लिया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। सो सिंपल सी चीज़ आपको जब भी आप पहली बार चीज़ों को पढ़ें या फिर 1 या 2 बार चीज़ों को आप पढ़ें, पहले आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है आपका, उसको डिटेल से पढ़ें। पहली, दूसरी बार जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो पीवाईक्यू के चक्कर में आप ना पढ़ें। आप पहले कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ें। दूसरा, मिनिमम 2 रिवीजन आपके हो जाएँ, उसके बाद पीवाईक्यू का गाना आपको बजाना है, जो ढोल बजाना है आपको पीवाईक्यू का, वो आपको लगभग जो 2 आपके रिवीजन हो जाएँ किसी टॉपिक को, सो दैट आपकी एक जो बेयर मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको हो ही जाए कि हाँ, ये टॉपिक में मैंने ये पढ़ लिया, इसमें ये टॉपिक होता है, तो 2 रीडिंग के बाद में 2 बार आप जब आप चीज़ों को रिवाइज़ कर लोगे, वो चीज़ें आसान हो जाएँगी। उसके बाद हम आएँगे कि बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि कौन-सा और कितने साल का जो पीवाईक्यू है,
उसको मुझे यहाँ पर लेके आना चाहिए। तो इसका सबसे और आसान जवाब, जो कि मुझे भी लगता है कि देखो मैंने भी बहुत सारी बुक्स, पीवाईक्यूज़ आप लोगों की क्लासेस के लिए भी मैंने चीज़ें इकट्ठी करी हैं। तो ना ईयर वाले जो पीवाईक्यूज़ हैं, उन ईयर वाले पीवाईक्यू से आप लोग बचना, ठीक है? जो ईयर वाले पीवाईक्यूज़ हैं, वर्षवार जो पीवाईक्यू हैं उनसे बचना, बजाय आप फ़ोकस करना जो टॉपिक वाइज़ हैं। यानी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, तो प्रेम्बल के साथ-साथ प्रेम्बल से जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपके पास सारे के सारे एक जगह हों। इससे होगा ये कि जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, पढ़ते समय, पढ़ने से पहले भी आपके पास एक सीधी गाइडलाइन रहेगी कि हाँ, अगर मैंने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आए हैं, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ? क्या अब मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है? एक पूरा क्लियर गाइड होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, "सर, हमारे पास बुक नहीं है, कहाँ मिलेगी?" ऑफलाइन खरीद सकते हैं, इट्स ओके। नहीं खरीद सकते, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अनअकैडमी के पास टॉपिक वाइज़ जो पीवाईक्यूज़ का पूरा पीडीएफ है, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में उसकी रिक्वेस्ट करेंगे तो। ये अगर आप ऐसा मामला बना लेते हैं तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ये बहुत आसान हो जाएगा और बहुत मदद करने वाला है आपकी ये यूपीएससी में। नाउ मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाई पीवाईक्यूज़? क्यों? इनसे क्या होने वाला है जिसकी एनालिसिस के बारे में? हाँ, मैं बताऊँगा एक-एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके, लेकिन क्यों? सबसे पहले ये आपका जो यूपीएससी का माइंडसेट है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। यूपीएससी आपको फँसा कहाँ रहा है? यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है? उसने क्वेश्चंस अब तक कैसे पूछे हैं? इन नियर फ्यूचर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? तो उसकी मेंटालिटी को आप समझने की कोशिश करते हो। यूँ तो उसकी मेंटालिटी को क्रैक नहीं किया जा सकता, बट येस, काफ़ी हद तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। दूसरा, आपको सोर्सेज़ के बारे में पता लगेगा कि यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, और जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है तो क्या सारे क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो पा रहे हैं। तीसरा, डेप्थ ऑफ द टॉपिक, यानी कि किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो केवल ऊपर-ऊपर से नॉर्मली पढ़ लेना है या फिर आपको उसके बहुत डेप्थ में जाना है। यही गाइड करने वाला है। कैसे करेगा वो भी बताऊँगा आपको। ये आपको थीम्स बताएगा। थीम्स का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। किस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज़, ठीक है? तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और जब ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो शायद ये जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है? कि जो एग्ज़ैक्टली हमें जो पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू का हमें एनालिसिस कैसे करना है। तो अब हम थोड़ा-सा यहाँ पर फ़ोकस से ध्यान से समझने की चीज़ों को कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहला हमारा जो सोर्सेज़ हैं, सोर्सेज़ के बारे में हमें पता लगेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। अब इसके लिए मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको लगाया। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्वेश्चन उठाया यूपीएससी का यहाँ से, और इस क्वेश्चन को 2017 में यूपीएससी ने यहाँ पर पूछा। आप देख सकते हैं प्रेम्बल का। और ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत छोटा-सा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं अपनी क्लासेस में करवाता हूँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्योंकि जो स्वतंत्रता है, उनमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात करी जाती है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो मान लो 2017 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, और ये लगाया मैंने यहाँ पर लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट, कि जो प्रेम्बल है, लक्ष्मीकांत का जो पहला ही पेज है, उस पर आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इन सब की स्वतंत्रता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय है वो मिलेगा, और नीचे स्वतंत्रताएँ हैं। तो मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे, उस सोर्स से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पहली चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर होगी। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया कि इस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो सिटीजनशिप के बारे में हम बात करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो अगर आप उसको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है? कुछ करंट अफेयर में तो उसको पढ़ लिया, कोई स्पेसिफिक सेक्शन, कोई स्पेसिफिक आर्टिकल अगर करंट अफेयर में पढ़ लिया, काम चल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पर समझनी होगी, और यही है पूरा गेम चेंजर, जो लोग मल्टीपल एग्जाम देते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं, मेंस लिखते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट वाले बैठते हैं, वो लोग इस पूरे गेम में प्रो होते हैं। तो वही चीज़ आपको भी समझनी होगी, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थीम्स के बारे में, कि हमें यूपीएससी की थीम्स को समझना होगा कि वो बार-बार रिपीटेडली क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है। सो देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर आप जब पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी मनी बिल और फाइनेंस बिल, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस उसने यहाँ से पूछे हैं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे हैं, ये तो एक ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें माइक्रो और एंटर हम करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ मनी बिल और फाइनेंस बिल से उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आ जाइए साहब, देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं 2018 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा धन विधेयक से, ठीक है? आप देख सकते हैं 2013 में ये क्वेश्चन पूछा उसने धन विधेयक से। इसी तरह से आप देखेंगे उसने वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को यहाँ पर उसने यहाँ पर शामिल कर लिया, और 2023 में उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछ डाला।
ओवरऑल जब आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ये मनी बिल और जो फाइनेंशियल बिल है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको इस पर फोकस ज्यादा बढ़ा देना है। इसका हर एक एरिया कितना डेप्थ में जाना है, मतलब मनी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं, फाइनेंस बिल कितने टाइप का होता है, क्या कंडीशंस हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, वो सब कुछ आपके टिप पर होना चाहिए। तो ये जब क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, ये सारी चीजें आपको तब यहां पर समझ में आ रही है ना। सेम वे जब हम हमारा हिस्ट्रिकल यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि यार जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, उसमें से कुछ एक्ट ऐसे हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैंने कहा है कि कुछ एक्ट ऐसे हैं जहां से रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से एक है 1919 का जो एक्ट है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कई एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मान लो 1773 है, तो उसका जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो 1813 का एक्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1833 का एक्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल टाइम। 1858 से क्वेश्चंस बनते हैं, 1935 से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये वाले एरिया ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहा है, यानी कि हो सकता है अगली बार भी क्वेश्चन आपसे यहीं टकरा जाए, और जब इन एक्ट को आप पढ़ोगे तो इन पर आप ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि इन टॉपिक को आपको कितनी फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है, कितना रिपीटेशन देखना है, कितना डेप्थ में जाना है, ये सब कुछ आपको ये जो पीवाईक्यूज हैं वो पीवाईक्यूज आपको यहां पर बता रहे होंगे, राइट ना। अब हम बात करते हैं कि साहब ये तो बताओ, चलो इतनी सारी बातें हमने कर ली, अब इन पीवाईक्यूज को पढ़ने का तरीका क्या है, कब पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो जब आप बीमार हो जाते हैं ना, दवाई गोली खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम डॉक्टर आपको जो बोलता है, मैं भी कुछ पीवाईक्यू का आपको ऐसे ही बताने वाला हूं। जैसे सब्जेक्ट के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ आपको सब कुछ कवर करना है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पर जब आप टॉपिक वाइज लाएंगे पीवाईक्यू तो वो आपकी मदद कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंदर, तो पार्लियामेंट पढ़ने के बाद फिर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ओहो कुछ छूटा तो नहीं आपका। फिर आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो सारा कुछ कवर हो ही नहीं पा रहा। फिर आपको वहां पर समझ में आएगा कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर भी मुझे कौन से वाले सेक्शन में ज्यादा मुझे जो इंटरेस्ट है, या फिर ज्यादा मुझे डेप्थ में जाना है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर पीवाईक्यू बताएंगे। यानी कि आप जब भी कोई भी, और ये जो सारी कंडीशन है ये 2 से 3 रीडिंग के बाद एप्लीकेबल हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि 2-3 बेसिक रीडिंग आपने कर ली है, अब पीवाईक्यू का गेम आप शुरू कर रहे हैं। तो मान लो आप यहां पर रिवीजन करने वाले हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अटॉर्नी जनरल, इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंदर। तो पढ़ने से पहले जब आप अटॉर्नी जनरल को देख लेंगे ना, एक बार पीवाईक्यू देख लेंगे, तो ये पीवाईक्यू आपकी डायरेक्शन क्लियर कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि अटॉर्नी जनरल में क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, क्या वो सदन का मेंबर है, क्या उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। वेरी बेसिक चीजें, लेकिन जब आपको पता हो जाती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपको एकदम क्लियर कट चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अगर पहले आपने देख ली तो जब आप अटॉर्नी जनरल को पढ़ रहे होंगे आपको पता होगा कि आपको कहां पर चीजें जो है ज्यादा ध्यान से देखनी है। पढ़ते समय फोकस जो टॉपिक है उस पे, अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उसको भी आप साथ में निपटा लें, और फिर पढ़ने के बाद यानी कि इसे एक टेस्ट की तरह आप ले लें, और फिर आप यहां पर चेक कर पाएंगे कि हाँ, अब मैंने अगर अटॉर्नी जनरल पढ़ लिया तो क्या अटॉर्नी जनरल मेरा पूरा डेप्थ में कवर हो चुका है, कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, राइट। हम देखेंगे एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर फोकस करना चाहता हूं, वो ये एग्जाम से पहले, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं। अब देखो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए अच्छी चीज है, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाते लगाते कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए जो यूपीएससी का पैटर्न है, या फिर यूपीएससी की साइकिल में जो ढलने वाली, यूपीएससी के माइंडसेट में ढलने के लिए, एक बार एग्जाम से पहले आप पीवाईक्यू का रिवीजन कर देंगे तो आपके लिए मेंटली चीजों को वहां पर सिंक करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखी कि अगर हम पूरा आप समझ पाते हैं चीजों को, तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं ना। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो पीवाईक्यू को समझने के लिए मैं एक जो बहुत सॉलिड चीज है उसमें बिलीव करता हूं, कि पीवाईक्यू एनालिसिस, हमने कहा कि आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो, कैसे, कितने तरीके से, उन सब चीजों के बारे में यहां पर लाइव जो प्रैक्टिकल है वो वहां पर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो पीवाईक्यू जब आप देखेंगे ओवरऑल कि पॉलिटी से आपने एक टॉपिक से देखे, तो आप उन टॉपिक को देखते देखते आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यार पूरे पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे किस टॉपिक से आ रहे हैं। वहां पर आपको एक क्लियर कट और बहुत शानदार आंसर मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा जो पार्लियामेंट है वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे जो जुडिशरीज हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब पूरे सब्जेक्ट के बारे में एक आपको ओवरऑल आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट से रिपीटेडली जब आप इन्हीं पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि सिटीजनशिप को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते।
अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक ब्रॉडर थीम को पहचानना है, तो आप एक चीज़ को यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप समझ पा रहे हैं तो, कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इस पूरी ब्रॉडर थीम को देख पा रहा हूँ, तो मैंने एक जो थीम है वो निकाली है यहाँ पर, वो है संसद, ठीक है? वो है हमारी पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के बारे में आपको बताऊँ तो दीज़ आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जितने कि पार्लियामेंट से अब तक पूछे गए हैं। आप देखिए ना, मैं जब इस पूरी रिसर्च को कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मेरे सामने टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू खुले हुए थे, तो मैंने वो सब लिख लिए यहाँ पर कि भाई इस टॉपिक से इन सालों में इतने सारे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, दैट मीन्स दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो आपको ये पता कर लेनी कि एक बड़ा थीम आपको सेलेक्ट करने लिए। अब मान लो आपने थीम सेलेक्ट करी कि पार्लियामेंट, ठीक है साहब, कर ली, अच्छी बात है। लेकिन अब पार्लियामेंट में भी कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब आपको वो पता करना है, वो एनालिसिस करना है पीवाईक्यू का। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो यहाँ पर मैंने लगाए हैं। आप देखेंगे, इस पूरी ब्रॉडर थीम में आप नैरो थीम के अंदर एंटर करेंगे और पार्लियामेंट में जब आप देखेंगे, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रोसीडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो हमारी प्रक्रियाएँ होती हैं, उन प्रक्रियाओं से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इतना ही नहीं, जो बिल हैं, बिल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और स्पेशली जो कन्फ्यूज़ और गलत होने वाले क्वेश्चंस हैं, वो पैसेज ऑफ द बिल्स आते हैं। यानी कि अगर मान लो एक बिल लोकसभा में है, राज्यसभा और एक राज्यसभा में है, लोकसभा भंग हो गई, तो बिल लैप्स होगा कि नहीं होगा? उनसे जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल टाइम। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि जो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, वो कौन-सा होने वाला है। जैसे पासेज जो ऑफ द बिल हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चंस हैं 18 में, 23 में, 24 में, 25 में, मल्टीपल टाइम पूछा गया। और जैसा मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, और जो अलग-अलग जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। यहाँ पर मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल की सहायता से चीज़ों को समझा रहा हूँ। तीसरा, जब आप पीवाईक्यूज़ का स्टडी करेंगे तो आपको एक गेम देखने को मिलेगा, वो ये कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें केवल क्वेश्चन का आंसर पता करके आगे नहीं बढ़ जाना है। हमें उसकी डेप्थ में जाना है और उसके जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको ये नहीं कि आपने केवल उसका जो आंसर है वो आंसर पता करा और आप आगे बढ़ गए। नहीं, वो नहीं करना हमें, ठीक है? तो वो नहीं करना हमें, हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा कि 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन में जो चीज़ें दी गई हैं, उन चारों ऑप्शंस को हमें पढ़ना है, उनके बारे में जानना है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट करना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यहाँ से मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसे लिमिटेड गवर्नमेंट भी, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, संवैधानिक सरकार, कई नामों से जाना जाता है। और इन कई नामों से अलग-अलग यूपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे। जैसे 2 एग्जांपल मैंने आपके लिए लगाए। 2024 में क्वेश्चन आया, 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अगर उसने ऑप्शन में सीमित सरकार डाल दिया, तो सीमित सरकार वो ऊपर पूछ लेता है। संवैधानिक सरकार यहाँ डाल दिया, तो वो यहाँ पर पूछ लेगा। जैसे आपने 2025 में एक हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा और एक क्वेश्चन था वो अर्घट्ट से रिलेटेड, ठीक है? वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, उसने ऑप्शन से क्वेश्चन बना के पूछ दिया। इसी तरह से ज्योग्राफी में एक मैपिंग का क्वेश्चन था, वो मैपिंग का क्वेश्चन उसने पूछ रखा है ऑलरेडी, जो कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप 4 ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, तो उन 4 ऑप्शंस के बारे में भी आपको चीज़ों को समझना होगा। तब आपका मैं कहूँगा कि हाँ, अब आप सही तरीके से जो पीवाईक्यूज़ हैं, उन पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर उनका एनालिसिस कर रहे हैं। अगली बात आती है जो लेवल या फिर अगला जो हमारा चरण होगा, वो है रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आपको उनको भी सॉल्व करना है। व्हाट डज इट मीन, इसको समझते हैं। आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए बैठने वाले हैं, ठीक है? सीएससी में यानी कि सिविल सर्विस में आप एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन यूपीएससी जितने अन्य सभी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उन सबके एग्जाम के आप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाने हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एनडीए, सीडीएस, ईपीएफओ, एपीएफसी, जियो साइंटिस्ट, जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, और कई बार तो जो पीसीएस के क्वेश्चंस हैं जो हार्ड लेवल के आते हैं, फैक्चुअल को छोड़ दिया जाए, तो आप उन क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मदद होगी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इधर से उधर हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी में बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपकी जो काफी मदद है, वो मदद होने वाली है, राइट ना। अब हम जो कह रहे हैं, जैसा मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई आप पीवाईक्यू एनालिसिस की बात हो रही है, तो आफत मत टालो कि एनालिसिस कर लिया, आंसर देखा, आगे बढ़े, क्वेश्चन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है हमारे पास। नहीं, जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हमें देखने हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो केवल आंसर देख के आगे नहीं बढ़ना, ऑप्शन सही कौन सा गया। जैसे मान लो कि जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हो, तो ड्यूरिंग एनालिसिस आपको चीजों को कुछ समझना होगा। क्या समझेंगे कि मान लो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आपसे वो क्वेश्चन टिक सही हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तुक्के से सही तो नहीं हुआ, आता भी है कि नहीं आता। और अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत भी हुआ है, तो ये गलत क्यों हुआ है, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। वो रीजन आप लिख के फिर उस कमी को आप दूर करेंगे। दिस इज कॉल्ड द रियल एग्जांपल ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि बाकी गलत क्यों हैं। अगर मान लो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से 1 सही है, बाकी जो 3 हैं, बाकी 3 गलत हैं। तो ये तीनों गलत क्यों हैं? यानी कि आपको एक जो वाइडर रेंज है, उस वाइडर रेंज को आपको यहाँ पर पकड़ना होगा, ठीक है? यानी कि अगर बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, तो वो 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं, उन 3 ऑप्शंस को भी आपको यहाँ पर पकड़ना होगा, समझना होगा, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डाला, 2024 में एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। 2024 में यूपीएससी ने डिलिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा था कि अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन का गठन हुआ है। लोग नंबर्स के पीछे पड़ गए, लेकिन नहीं, क्या पता अगली बार वो डिलिमिटेशन में से कुछ और चीजें पूछ ले। वो पूछ ले कि डिलिमिटेशन कमीशन किसके द्वारा गठित करा जाता है, ये शक्ति किसके पास है, मेंबर अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है ना? तो क्या पता यहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो अगर आप डिलिमिटेशन कमीशन से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस पूरे टॉपिक को कवर करो मेरे दोस्त, तब मैं कहूंगा कि हाँ, आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी प्रिपरेशन आपकी, या फिर जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है वो वास्तविक रूप में जो पीवाईक्यू का एनालिसिस है वो चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, क्या है, मेंबर कौन है, रोल क्या है, कौन गठित करता है, इन सारी चीजों को आप, यानी कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात हम करते हैं, वो आपको करनी चाहिए। तब जाके आप यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है उनका एनालिसिस आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे ना। अब हम यहाँ पर कुछ जो चीज हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, राइट? अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर अगेन मैंने कई सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाए हैं, और एक एक करके हम यहाँ पर उन सभी को देख लेते हैं, ठीक है? देखो, कुछ ट्रैप हैं यूपीएससी के, उन ट्रैप को आपको समझना होगा। और ये ट्रैप ऐसे हैं कि ऑल दो देखो, जो लोग रिपीटर हैं, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, उन सब लोगों को इसके बारे में पता है। मगर सिंस हिंदी मीडियम में जो अवेयरनेस है उसका स्तर बहुत कम है, तो सीधी सी बात है, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, हम टीम के साथ बैठते हैं, तो हमारा इस पर एक काफ़ी एक जो हम डिटेल में इन चीज़ों पर बैठ के इन सभी सॉल्यूशंस के ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, राइट? तो आपको देखना होगा कि ट्रैप कौन कौन से है, और ये पीवाईक्यूसी के साथ अब जब आप खेलेंगे, मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, कुछ पीवाईक्यू लेके भी आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ट्रैप को आपको समझना होगा कि यार कहाँ कहाँ से यूपीएससी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले कि संविधान में लिखा है कि नहीं, ये बहुत क्लासिकल ट्रैप है यूपीएससी का। मल्टीपल टाइम पर जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यहां से बने हैं, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो टेक्स्ट है वो आपको चेक करना होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो गलत होता है। जैसे आप देखो, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लाया हूं, आप एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, 2020 का क्वेश्चन है। आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी, भारत का राष्ट्रपति संसद के बारे में यहां पर पूछ रहा है, और यहां पर एक चीज मेंशन है, एंड दैट इज भारत का संविधान। यानी कि ये भारत के संविधान के अनुसार इस चीज को बोला गया है, ये पूछता है आपको। यानी कि हर एक स्टेटमेंट के आगे वो लगा देगा भारत का संविधान के अनुसार, भारत के संविधान में स्पष्ट है, भारत के संविधान में लिखित है। वो आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा दिखा मिल जाए तो तुरंत अपने आप को एक्टिव करके सोचो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कि क्या ये संविधान में लिखा हुआ है, किसी कानून में लिखा हुआ है, या फिर कहीं भी मेंशन नहीं है ये वाली चीज। तो पहला अध्ययन आपको उस चीज का करना है, राइट? दूसरी चीज, कई बार जब आप एग्जाम में इंग्लिश को भी कई बार देख लें, अगर आपको ऐसा डाउट दिखता है, तो शेल और मे, यानी कि शेल का मतलब यह है कि मैंडेटरी संविधान में चीज लिखी हुई है, और मे का मतलब यह है कि हाँ, अगर मान लो कोई शक्ति दी गई है तो वो विवेकाधीन शक्तियों में चीजें आ जाएंगी, ठीक है? उसी तरह से देखेंगे, अगर शेल देखें तो एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद को आप ढूंढेंगे। बाकी चीजों को हम यहाँ पर इसी प्रकार का एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूं। आप देखेंगे यहाँ पर लिख रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो मतदान करने के लिए पात्र है, ये क्या लिख रहा है, भारत के संविधान के अनुसार। और ध्यान रखिएगा एक और चीज, कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर लिखा होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये सारे क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन चीजों को इंश्योर करना होगा कि अगर कहीं ऐसी चीज आपको लिखी हुई देखने को मिल जाए तो आपको अपना एक ब्रेक लगा के उसके ऊपर विचार जरूर करना है ऐसी जगह पे, राइट ना। अब हम आगे बात कर लेते हैं, और आगे कुछ अगेन और हमारे कुछ जो टॉपिक हैं उनको भी हम यहाँ पर समझने की, देखने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट? देखो, कुछ जो ये तो काफी बेसिक है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको कुछ जो एक्सट्रीम वर्ड हैं वो देखने को मिलते हैं तो आपको रुकना होगा। अगर कहीं आपको ओनली लिखा देखने को मिल जाए स्टेटमेंट में, आपको ऑलवेज लिखा देखने को मिल जाए, नेवर मिल जाए, ऑल सर्कमस्टांसेस देखने को मिल जाए, यानी कि एक्सक्लूसिवली, यानी कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, या फिर केवल इसी की शक्तियां हैं, ऐसा कहीं एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल जाए तो ब्रेक लगा दो। ऑल दो यूपीएससी को पता चलेगा कि आप लोगों को भी पता है सहक के बारे में, तो अब जरूरी नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्सट्रीम वर्ड भी है और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई पत्थर की लकीर वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर ज्यादातर चांस होते हैं कि क्वेश्चन गलत होगा। बट फिर भी आपको रुकना जरूर है जब भी आपको ऐसे जो एक्सट्रीम जो वर्ड हैं वो वर्ड जब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
जो लिखा रहता है जैसे मैंने बताया कि एक्सप्लिसिटली लिखा है या फिर इम्प्लाइड पावर है कोई भी कैसी, यानी कि क्या पावर कोई क्लियरली लिखी हुई है या फिर इंटरप्रिटेशन से आई है, यानी कि क्या संविधान में लिखा हुआ है या फिर उस चीज के बारे में कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप लोग देख पाएंगे, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्वेश्चन ने यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट से, अवमानना से क्वेश्चन पूछा एक यूपीएससी ने। अब अवमानना के बारे में हम जानते हैं कि क्या जो अवमानना की परिभाषा है या फिर अवमानना के बारे में क्या वो संविधान में स्पष्टता लिखी हुई है? नहीं, विधायिका के जो हमारे लॉज हैं उनमें लिखा हुआ है। उसने दोनों स्टेटमेंट में डाला, भारत के संविधान में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है भारत का संविधान। हाँ, यहाँ पर सारी चीजें हैं कि हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली जो चीज देखते हैं वो वाली बात एक अलग है, ठीक है। बट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सिविल अवमानना और इनको परिभाषित ये करता है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट मिल गया कि क्या ये भारत के संविधान में चीज लिखी हुई है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा विचार करना है रुक के। 2022 में यूपीएससी ने इस प्रश्न को यहां पर पूछा गया था। तो ये कुछ बेसिक से जो ट्रैक ऐसे हमारे जो ट्रैप हो सकते हैं, कुछ आपको फंसाने वाली चीजें हैं वो हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पर मल्टीपल जगहों पर आपको देखने को मिल रही होंगी। सो होपफुली अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, तो अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आप इन सभी चीजों को नोटिस करके अब पीवाईक्यू को स्टडी करना शुरू करिए। जरूरत पड़े तो अपनी एक जो डायरी है उस डायरी को भी मेंटेन करिए, उसमें आप अपनी रिपोर्ट बनाइए। क्या है ना कि जब आप कई बार देखेंगे तो हो सकता है काफी सारी चीजों को आप लोग भूल जाएं। तो जब आप डायरी मेंटेन करेंगे तो हो सकता है चीजों को बार बार देखते रहें, तो आपको क्लिक रहे कि हाँ, एक टॉपिक को मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। जस्ट ट्रस्ट मी, इस पूरे प्रोसेस को आप केवल 1 सप्ताह के लिए फॉलो कर लो, आपको अपनी प्रिपरेशन में एक बदलाव दिख जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि ज्ञान को छोड़ के जो वास्तविक समस्या हैं एस्पिरेंट्स की, जो वास्तव में तैयारी करते टाइम वो फेस करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। और यही मेरी एक अगेन कोशिश थी, और मैं बार बार ऐसी सारी समस्याओं से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा। तो उस चीज के लिए अगर आपको ऐसी कुछ गाइडेंस चाहिए, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इनिशिएटिव हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, राइट। आपको ऐसे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हैं हमारी, चाहे फ्री क्लासेस हों, ऐसी स्ट्रेटेजीज वगैरह हों, ऐसी मेंटरशिप हों, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपकी जरा सी भी मदद हुई है, तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।